अस्सलाम वालेकुम। 19वीं सदी में डेनमार्क ने कैसे इस हिस्से को अमेरिका से बचाया था, इस पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम अगेंस्ट द आइस है। 1909 में डेनमार्क का मानना था कि ग्रीनलैंड एक जजीरा है, जबकि अमेरिका का दावा था कि ग्रीनलैंड 2 जजीरे हैं। ग्रीनलैंड का शुमाली हिस्सा अमेरिका का है क्योंकि शुमाली हिस्सों पर जिंदगी मुमकिन थी। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर एलाबामा नामी जहाज भेजा, जिसमें 2 लोगों को इस मिशन को पूरा करने का काम सौंपा गया, जिनमें एवर्सन और माइकलसन शामिल थे। इनका ख्याल था कि वो कुछ हफ्तों में काम करके वापस आ जाएंगे। मुश्किल हालात की वजह से ये सफ़र कई महीनों तक फैल गया। मुश्किल तरीन मुसाफत के बाद ये दोनों शख्स उस मकाम पर पहुंचे जहां अमेरिका के मुहिम जो रॉबर्ट हैरी ने अपना झंडा गाड़ा था। वहां पहुंचकर इन्होंने एक डब्बा हासिल किया जिसमें रॉबर्ट हैरी का नोट लिखा था कि ये इलाका दरअसल ग्रीनलैंड का ही हिस्सा है और ये अमेरिका से नहीं जुड़ा, और यही बात साबित करने के लिए डेनमार्क की गवर्नमेंट ने इन्हें भेजा था। ये सबूत तो इन दोनों को मिल गए, लेकिन असल मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। वो जिस रास्ते से आए थे उन्होंने वहाँ खाने के डब्बे छोड़े थे ताकि वापसी पर इस्तेमाल कर सकें, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से वो डब्बे भी गायब हो गए। इनके कुत्ते भी मर चुके थे जो सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। जिंदगी और मौत की कश्मकश, सर्दी और थकन से बुरी तरह टूटे हुए दोनों साथी आखिरकार अपने जहाज एलाबामा के पास पहुंचे, लेकिन वहां इनके लिए एक नया सदमा मुंतजर था। इनका जहाज बर्फ में डूब चुका था और बाकी साथी जा चुके थे, क्योंकि सबने यही समझा कि ये मर चुके हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, इन दोनों ने 3 साल तन्हाई में बर्फ में गुजारे। 1909 से 1912 तक ये वहीं रहे, यहाँ तक कि इनके दिमागी तवाज़ुन खराब होने लगे। एक जहाज वहाँ से गुजर रहा था जिसने धुआं देखा और आखिरकार इनको बचा लिया गया। वो तमाम सबूत लेकर डेनमार्क पहुँचे और साबित हो गया कि ये हिस्सा डेनमार्क का ही है। इन दोनों को अवार्ड भी दिया गया। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों शख्स अपने मुल्क से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, और आज भी ये डेनमार्क के लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड मुकम्मल तौर पर आज़ाद और अलग मुल्क नहीं है, बल्कि ये डेनमार्क की खुद मुख्तियार रियासत है। तारीखी तौर पर ग्रीनलैंड सदियों से डेनमार्क का हिस्सा रहा है। 1953 में इसे डेनमार्क का सूबा बनाया गया। 1979 में खुद मुख्तारी हासिल हुई और 2000 में इस खुद मुख्तारी में मजीद इजाफा हुआ। दोस्तों, डेनमार्क जाने के लिए आपको शेंजन वीज़ा लेना पड़ता है, लेकिन शेंजन वीज़े पर आप ग्रीनलैंड नहीं जा सकते। इसके लिए आपको अलग से डेनमार्क की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना होता है। इसके वीज़े की फीस 80 यूरो है, लेकिन वीज़ा इंतहाई मुश्किल से लगता है। ग्रीनलैंड के नाम से लगता है कि ये हरियाली से भरपूर एक खूबसूरत इलाका होगा, लेकिन सिर्फ इसका नाम ही ग्रीनलैंड है। सब्ज़ा नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि दरख्त भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सदियों से ये हिस्सा खाली पड़ा था। ये इलाका 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन आबादी सिर्फ 60,000 के करीब है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। हर तरफ यहाँ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। इसे दुनिया का एक बेकार टुकड़ा माना जाता था, लेकिन आज ये हिस्सा सिर्फ बर्फ का हिस्सा नहीं, बल्कि इसे अमेरिका और यूरोप हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सोचने की बात यह है कि बर्फ से ढके हुए इस हिस्से में ऐसा क्या है कि अमेरिका के साथ साथ यूरोप के अमीर ममालिक इसे किसी भी कीमत में खरीदना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू पूरी अमेरिका की जीडीपी से भी ज्यादा है। चलें अब आपको बताते हैं, जिसको जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। पहले बात करते हैं लोकेशन की। ग्रीनलैंड के एक तरफ आर्कटिक ओशियन और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशियन वाक़ हैं। इसके अलावा समुद्री फासले पर कनाडा और अमेरिका लगते हैं। ये हिस्सा तो यूरोप के मुल्क डेनमार्क का है, लेकिन वाक़ कनाडा और अमेरिका के बिल्कुल करीब है। यूरोप का छोटा सा मुल्क अपने से 50 गुना बड़े आइलैंड को कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत कम है और ज्यादातर लोग यूरोप से जाकर आबाद हुए हैं। इस हिस्से का कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी है और ज्यादातर आबादी इसी शहर में रहती है। आबादी कम होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ का मौसम है, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज्यादा और अक्सर खुराक की कमी हो जाती है। ज्यादातर शहर इसके किनारे पर वाक़ हैं, क्योंकि दूसरे हिस्से से आने वाली गर्म हवाएं इसके किनारे पर मौसम को रहने के काबिल बनाती हैं। 80% ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है। अगर यहाँ की कंडीशन इतनी मुश्किल है तो अमेरिका यूरोप ग्रीनलैंड को क्यों हासिल करना चाहता है? चले हम आपको बताते हैं। इसका जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आप जानते हैं,
आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं सैलाब और कहीं सुनामी और कहीं ग्लेशियर फट रहे हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड का दर्जा हरारत भी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिससे यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है और पिघली हुई बर्फ समुद्र की सतह को भी बढ़ा रही है। नासा ने 2006 में एक रिपोर्ट जारी की थी कि ग्रीनलैंड की बर्फ 239 क्यूबिक किलोमीटर की रफ्तार से पिघल रही है और ये रफ्तार हर 5 साल बाद दुगनी होती जा रही है। इसके नुकसानात भी हैं और चंद फायदे भी। अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। 200 गीगाटन बर्फ हर साल पिघल रही है। साइंसदानों के मुताबिक ये बर्फ अगले 40 से 50 सालों में पिघल जाएगी, जिसके बाद समुद्र का लेवल 7 मीटर तक बुलंद हो जाएगा। दुनिया के बहुत से साहिल समुद्र शहर डूब जाएंगे, जैसे मियामी, सैन फ्रांसिस्को, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, बेल्जियम, वेनिस, अलेक्जेंड्रिया ऑफ इजिप्ट और मालदीव्स वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, इसका असर सिर्फ समुद्र पर नहीं पड़ेगा, बल्कि जमीन की गर्दिश की रफ्तार भी कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ मैं एक क़यामत की निशानी का जिक्र करना जरूर चाहूँगा कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा। दोस्तों, जैसे इसकी वजह से जमीन की गर्दिश आहिस्ता हो रही है और मुकम्मल रुकने के बाद अगर जमीन दूसरी रुख की जानब घूमना शुरू हो गई तो ये निशानी भी आसानी से पूरी हो जाएगी। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, बाकी ये कैसे पूरा होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, बर्फ पिघलने के बाद अमेरिका क्या हासिल करेगा, चले अब आपको बताते हैं। जब ये सारी बर्फ पिघल जाएगी तो एक बड़ा हिस्सा बनकर सामने आ जाएगा, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह ग्रीनलैंड होगा। मतलब हर तरफ आपको सब्जा नजर आएगा। इस बर्फ की मोटाई 3 किलोमीटर है। आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा मोटाई नहीं है, लेकिन जिस समुद्र को आप सबसे गहरा समझते हैं, इस समुद्र की औसत गहराई 3.7 किलोमीटर है। बर्फ इतनी ज्यादा होने की वजह से ग्रीनलैंड की जमीन बर्फ के वजन की वजह से नीचे जा चुकी है। जैसे ही बर्फ खत्म होगी, ये जमीन ऊपर आना शुरू हो जाएगी। इसे आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहते हैं। दोस्तों, 2013 में अमेरिका ने टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे का एक 3D नक्शा बनाया था, जिससे पता चला कि ग्रीनलैंड के नीचे सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि एक वादी है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी छुपी हुई वादी कहते हैं। जब ये बर्फ पिघल जाएगी, ये वादी साफ पानी से भर जाएगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा साफ पानी का रिसोर्स बन जाएगा। इसके अलावा ये हिस्सा कुदरती ज़खायर से भी भरा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक इस जमीन के नीचे 412 बिलियन बैरल हाइड्रोकार्बन मौजूद है, जो पूरी दुनिया का कुल ऑयल रिजर्व का 13% है। इसके अलावा दुनिया के 30% कुदरती गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। अब आप खुद सोचिए, दुनिया के ऑयल और गैस के ज़खायर का इतना बड़ा हिस्सा एक ही जगह इस हिस्से में मौजूद है। इसलिए अमेरिका ने डेनमार्क को कई बार ग्रीनलैंड खरीदने की ऑफर की है, लेकिन डेनमार्क ने हर दफा इनकार कर दिया, क्योंकि डेनमार्क जानता है कि ग्रीनलैंड बेच दिया तो इसे भी रूस की तरह पछताना पड़ेगा। जी हाँ, रूस ने अमेरिका को सस्ते दामों अलास्का बेचा, जिसके बाद अमेरिका आज वहाँ से कुदरती ज़खायर निकालता है। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे ग्रीनलैंड की इन चीजों के बारे में अमेरिका को कैसे पता चला। इसकी सबसे बड़ी वजह 1968 में प्लेन का ग्रीनलैंड में क्रैश होना था, जिसको ढूंढते हुए बहुत ज्यादा ड्रिलिंग की गई और अमेरिका को इन सब चीजों का अंदाजा हुआ कि ये हिस्सा व्हाइट गोल्ड है। चलें अब आपको दिखाते हैं आज इस हिस्से में जिंदगी कैसी है। ग्रीनलैंड में 87% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 13% लोग गाँव में आबाद हैं। ग्रीनलैंड की GDP 3.3 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 58,000 अमेरिकी डॉलर है। ज्यादातर यहाँ के लोग अमीर हैं। इस हिस्से में इस्तेमाल होने वाली करेंसी डेनिश करोने है, जो पाकिस्तानी 44 रुपए के बराबर और इंडियन 14 रुपए के बराबर है। ग्रीनलैंड के लोगों का ज्यादातर काम मछली पकड़ना है और ये तमाम मछलियाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं। इसके अलावा गर्मियों में यूरोप से टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं, जो इनकी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। इस हिस्से का सबसे अहम एयरपोर्ट न्यूयॉर्क सिटी में है, जहां उतरते ही आपको सफेद बर्फ की चादर नजर आएगी। यहाँ के लोग ग्रीनलैंडिक जुबान बोलते हैं। इसके अलावा डेनिश और इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। इस हिस्से की 95% आबादी मसीही है और इनको लूथरन क्रिश्चियन कहा जाता है। बाकी 5% मुस्लिम और बुद्ध वगैरह के लोग शामिल हैं। 90% आबादी इनुइट है, जो अलास्का और साइबेरिया से आकर आबाद हुए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, ग्रीनलैंड के एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कोई सड़क मौजूद नहीं। हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज या बर्फीले कुत्तों की सवारी से जाना पड़ता है। एक गाड़ी दूसरे शहर नहीं जा सकती
पूरे ग्रीनलैंड में सिर्फ एक मॉल है जहां से तमाम लोग शॉपिंग करते हैं। इस मॉल से जरूरियाती जिंदगी का तमाम सामान आसानी से मिल जाता है। अगर आप इस शहर के घरों को देखेंगे तो एक से बढ़कर एक रंगदार आपको नजर आएगा। इन रंगों के खास मतलब हैं। पीला रंग हस्पताल है, लाल रंग स्कूल का है, सब्ज रंग रेडियो और कम्युनिकेशन सेंटर है। सामान की तमाम सप्लाई डेनमार्क से आती है। यहाँ के लोग सर्दी से बचने के लिए व्हेल का गोश्त भी खाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया गया है। ऊंची इमारतें इस शहर में आपको नजर आएंगी। रेस्टोरेंट, होटल भी बनाए गए हैं। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं ग्रीनलैंड के दूसरे सिटी जिसका नाम इलुलिसात है। आमतौर पर लोग जहाज पर जाते हैं। इस शहर में आपको आइसबर्ग सबसे ज्यादा नजर आएंगे जो इस हिस्से से टूटकर अलग हो रहे हैं। इन आइसबर्ग को देखकर कुदरत का आप नजारा ले सकते हैं। ये बर्फ आहिस्ता आहिस्ता समुद्र का हिस्सा बन रही है जिससे जमीन की गर्दिश आहिस्ता होती जा रही है। महंगाई इस हिस्से में बहुत ज्यादा है। इस शहर में रात के वक्त भी सूरज आपको नजर आएगा। इसे पोलर डे कहा जाता है। सारा दिन सूरज रहेगा और सूरज गुरूब ही नहीं होगा और ये सूरत हाल 2 से 3 महीने रहती है। टूरिस्ट के लिए इस जगह जाकर सोने में मुश्किल आती है। ये इलाका नॉर्थ पोल के बिल्कुल करीब वाक़या है। जो भी इस शहर में आता है कश्ती का टूर जरूर लेता है क्योंकि ये कश्ती टूटे हुए ग्लेशियर्स के अंदर लेकर जाती है। ये नज़ारा ऐसे लगता है जैसे किसी और दुनिया का हो। इस पूरे हिस्से में रश आपको नहीं मिलेगा और पोल्यूशन भी इस जगह बिल्कुल जीरो है। ग्रीनलैंड का एक और शहर कैंगरलूसो है। इस जगह दुनिया की दूसरी बड़ी आइस शीट है जिसके नीचे कुदरती ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा इस सफेद चादर के नीचे बहुत से दुनिया के राज दफन हैं। इस जगह का ऊपर से नज़ारा देखने से ताल्लुक रखता है। इस बर्फ के हिस्से में गर्म पानी के चश्मे भी मौजूद हैं जिन्हें अनरतोक हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। इस पानी से हर वक्त गर्म धुआं निकलता रहता है और इस बर्फीले हिस्से में गर्म पानी का होना भी कुदरत की निशानी है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि बर्फीले कुत्तों की सवारी की जाती है जिसे डॉग स्लेडिंग कहते हैं। इस चीज़ का मजा भी यहाँ आकर आप ले सकते हैं। टूरिस्ट के लिए ये यादगार सफर होता है। दोस्तों, इस मुल्क में जॉब्स तो मौजूद हैं और सैलरी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एशियन ममालिक के लोगों के लिए यहाँ आकर काम करना बहुत मुश्किल है और इसकी वजह है यहाँ का सर्द मौसम। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।